तो आईएमएफ के साथ अभी मुआहदा हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान के साथ, तो ये पाकिस्तान की मईशत में ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? फवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपको पता है कि मुल्की मैशियत पिछले टाइम से मुराद अगर मैं देखें कि कितने सालों से, जब से कोविड आया है, उसके बीच में हमारे फ्लड का भी क्राइसिस आता रहा है, तो उसमें हमारी मुल्की मैशियत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। हमारे जितने दोस्त ममालिक आपने देखे होंगे, जिसमें हमारे पास सऊदीया है, चाइना है, अमेरिका है, तो कितने लोगों ने हमारे साथ तामुन किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने क्राइसिस से निकल नहीं सके। कर्जे का बोझ जो है हमें दिन ब दिन दबा रहा है। फ्लड आया, कोविड आया, तो अल्लाह ने हमारी मदद की, हम उस फ्लड कोविड क्राइसिस से निकल गए। फिर उसके बाद हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आया। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेशो जिसको हम कहें, बहुत ज़्यादा वो कम होगी। एक सर्वे के मुताबिक आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा वो एक जो है पब्लिक हुई थी चीज़ के 8 लाख 9 लाख पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सेटबैक भी है, बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान के बजाय बाहर मुल्कों में काम करना चाह रही है। अब जैसे आपने बात की कि आईएमएफ का जो मुआहदा हुआ है, देखिए आईएमएफ का जो मुआहदा हुआ है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए टेम्परेरी तौर पे हम उसको कह सकते हैं कि मईशत बेहतर होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही अगली सुबह कितने जो इंडेक्स में, स्टॉक मार्केट में जो है रुझान हुआ था, पॉइंट्स तेजी से जो है वो ऊपर गए थे, और लोगों के इन्वेस्टर्स का, लोगों का जो है वो इत्मीनान जो है वो बहाल हुआ था कि हम इस इंडस्ट्री में जो है वो काम करें। लोगों ने, अब आपको पता है कि जिसमें बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, टोयोटा, होंडा और इस तरह की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने अपने सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बंद कर दिए हैं। इसके अलावा आईएमएफ के मुआहदे से हमें ये फ़ायदा होगा कि डॉलर तो एक पाकिस्तान के अंदर आएगा, लेकिन अब देखें सिर्फ एक बात से ही डॉलर का रेट कितना कम हो गया। अगर आज की रेट की बात करें तो अराउंड मेरे ख्याल से फवाद 270 इतना ही मेरे ख्याल से जा रहा है, 270 के करीब जा रहा है। अब वो देखें, एक रेट चला गया था पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेट 315-16 इतना ही चला गया था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारे अंदर कंसर्न हमारे मुल्क की मैशियत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहा है हमेशा से। उसकी वजह यह है कि एक दूसरे की टांगें खींची गई और पाकिस्तान की तबाही का जो है वो बाइस बना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए हिफाजत फरमाए। जो आपने खुसूसी तौर पे मेरे से पूछा था कि रियल इस्टेट के अंदर आईएमएफ की जो हमें किस्त मिलेगी, जो कर्जा मिलेगा, वैसे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कर्जे के बगैर भी चल सकता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है। डैम बने ताकि फ्लड जो है वो रेशो कम हो। एक तरफ से हम कोविड से लड़ते हैं, एक तरफ से हम फ्लड से लड़ते हैं, और एक तरफ से हम गुर्बत से लड़ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप देखें जो हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे पढ़ती है वो यहाँ से छोड़ के जा रही है। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर वहाँ से वो पैसे बेचते हैं, डॉलर में बेचते हैं, पाउंड, रियाल, वट जो भी करेंसी में यहाँ पे बेच रहे होते हैं, तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करवा के बेचते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे प्लॉट जो है गुलबर्ग की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे अगर 7 मरले का प्लॉट है तो 50 लाख का, तो वहाँ से वो कुछ डॉलर यहाँ पे भेजेंगे, और कन्वर्जन जब होगी तो वो एक मनी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे इजीली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टाइम है इन्वेस्ट करने का। प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो चुकी है, इस टाइम अगर ले लें तो बहुत बेहतर है। और आईएमएफ से एग्रीमेंट के बाद बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी आई है रियल इस्टेट में भी। खुसूसी तौर पर लोगों का एक दफ़ा एतमाद उठ गया था, लेकिन अभी एतमाद दोबारा बहाल हो गया। अल्लाह पाक जो हमारी हुकूमत आई है इसको भी पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए जो अच्छा साबित करे। आईएमएफ हमारे लिए इस टाइम बहुत ज़रूरत थी, और उसके बाद काफ़ी बेहतरी आई, और इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद और बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में ऐसे नेचुरल मादनियात हैं, ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं कि पाकिस्तान को मेरे से किसी और की ज़रूरत नहीं है। बस पाकिस्तान को कभी जो है नज़र बद जो है वो लग जाती है, लेकिन अल्लाह पाक हमारी खैर फरमाए। आपने बड़े अच्छे तरीके से अब हमारे नाजरीन और मुझे ये बात समझाई है। तो अभी जो नया बजट पेश हुआ है, तो उसमें हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री में और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो बजट उस पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है? फवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
अभी जब बजट पेश हो रहा था तो बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। जैसे कि आपने टैक्स में बात की, टैक्स में कोई ऐसे नए टैक्स नहीं लगाए गए जिसमें अगर हम बात करें ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स होते थे, गेन टैक्स, एडवांस टैक्स होते थे, सीवीटी टैक्स हैं और डिफरेंट जो है वो टैक्स हैं, उनकी रेशो में कोई इजाफा नहीं किया गया। एक पहले दौर में बहुत अच्छी चीज़ कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के लिहाज से की गई थी, जिसमें आपको पता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी जिसमें उन्होंने रिलीफ ये दिया था कि कोई भी बंदा पैसा जहाँ से भी ले जाए, वो पैसा जो इनकमिंग उसकी मनी है उससे पूछा नहीं जाएगा ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं। जब ये एक इकदाम किया गया तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिला। तो मेरे ख्याल से दोबारा ये एक इकदाम करने की हमें ज़रूरत है ताकि जो पैसे का फ्लो कैश इन कैश चल रहा है वो रियल इस्टेट में आए, या वो लोग इजीली बगैर किसी डर के यहाँ पे आए, अपनी प्रॉपर्टी बाय करें। बेशक वो ओवरसीज़ हैं, बेशक वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनका एक दफ़ा जब डर निकलेगा तो पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह जब टैक्स की हम बात की जाए, टैक्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। जहाँ वहाँ से जब वो पैसे बेचते हैं, डॉलर में बेचते हैं, तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वहाँ से आप अपनी ट्रांजेक्शन लाजमी करें, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन्स की वजह से पाकिस्तान में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दूर हो सकेगा। दूसरा, जब आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस दूर होगी आपको पाकिस्तान के अंदर ही जॉब्स मिलेंगी और आपकी टैक्स रेशो जो है वो कम होगी। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप दुबई आते जाते रहते हैं, आपको आइडिया है कि दुबई में किसी किस्म का प्रॉपर्टी बाय में कोई टैक्स नहीं है। फिर उसके बाद आप जब अगर कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं तो वहाँ की हुकूमत ने एक स्पेसिफिक जो है रेशो जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं उनको दी हुई है कि उनको एज ए कमीशन की मद में देख। तो एक ये एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए ताकि आप एक जगह पे टैक्स भी दे रहे हैं, एक जगह पे आपको रहने की जगह भी मिल रही है, तो फिर आप क्यों नहीं वहाँ पे अच्छा काम करेंगे। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि अभी जो अपकमिंग इलेक्शन है उसके बाद प्रॉपर्टी दोबारा अपने वैल्यू के ऊपर पहुंचेगी? और दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी कि प्रॉपर्टी बाय करने का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या आप समझते हैं कि ये है जब प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो चुकी है? अच्छा फवाद, सबसे देखें बेस्ट टाइम तो यही होता है जब मार्केट गिर रही हो, वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुई हो उस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि अच्छे तजर्बाकार जो काम करने वाले हैं वो उस टाइम बाय करते हैं। उस टाइम हमारा सेलिंग का टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपने, अगर हम गुलबर्ग की ही बात करते हैं तो गुलबर्ग में आपने जब मार्केट डी वैल्यू हो चुकी है, आपको 7 मरले का प्लॉट 30-35 लाख का मिल जाता है, और जब अच्छा इलेक्शन हो जाता है और रेट बूस्ट अप हो जाता है तो आपका यही प्लॉट आपको 1 करोड़ प्लस का बिकता है, तो वो टाइम आपका सेलिंग का होता है। तो अभी आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है कि अभी टाइम आपका बाइंग का है। सो जो हमारे क्लाइंट्स, नाजरीन, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो अभी टाइम बाय का है क्योंकि मार्केट जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इलेक्शन की वजह से, जी बिल्कुल, इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है जो पहले पार्टी थी, अभी जो दूसरी पार्टी है वो एज ए निगरान हुकूमत और कुछ अरसे के लिए 1.5 साल के लिए आई थी। लोग एक कश्मकश में थे कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा। तो फिर लोगों को एक अनसर्टेनिटी का एक आलम था, लोगों को खुद नहीं समझ आ रही थी कि हम किस तरफ जाएं। एक तरफ बजट पेश हो रहा है, एक तरफ मुआहदे हो रहे हैं, क्या ये अगली हुकूमत इसको कैरी ऑन कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। लेकिन इसके अंदर एक अच्छा मुआहदा हुआ है कि जो भी अगली हुकूमत आएगी उस मुआहदे को, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो जो है फर्दर कंटिन्यू करेगी। थैंक यू सो मच फवाद आपका।